अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स में देखा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे हम पढ़ेंगे कि लाइट बेंड भी हो सकती है। लाइट के कुछ फिनोमिनन हमने देखे रे ऑप्टिक्स में, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने देखा कि लाइट अगर दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ बदल जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने देखा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर टीआईआर के कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे। फिर हमने देखा कि व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास करो तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। इसको कहा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लाइट के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है और हर कोई इसको स्टडी करना चाहता है। इसकी स्टडी की भी गई 1637 में। मैंने ये कहानी पहले भी आपको बताई थी रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं। 1637 में डेस्कार्टे ने, एक फिजिस्ट हुए डेस्कार्टेस, उन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया। फिर कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट को न्यूटन ने और डेवलप किया। तो ये कहा जाता है कि ज्यादा क्रेडिट इसका न्यूटन को ही दिया जाता है, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट का। तो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट क्या था? खैर इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। न्यूटन ने दिया कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट 1672 के आसपास। लेकिन पहले यह दिया किसने था? डेस्कार्टे ने 1637 में कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने कहा, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में न्यूटन ने बताया कि लाइट आगे बढ़ती है कॉर्पसेल्स के फॉर्म में। ये कॉर्पसेल्स क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा लाइट बनी हुई है टाइनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिनका मास 0 होता है। अब मास 0 होता है, इनको पार्टिकल कैसे बोले? तो उन्होंने इसको कहा कॉर्पसेल्स। तो लाइट कॉर्पसेल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। यहां पे कोई लाइट का सोर्स है, तो लाइट का सोर्स जैसे ही ऑन हुआ तो यहां से लाइट निकल रही है, तो वो कॉर्पसेल्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए जैसे ऑटोमेटिक मशीन गन होती है। देखिए आप उसको ऑन करो, ये गोलियां चलती रहती हैं इधर उधर, यहां से इसको घुमाते रहते हैं, गोलियां चलती रहती हैं। तो जैसे वो बुलेट्स निकल रही हैं, गोलियां निकल रही हैं, ऐसे ही कॉर्पसेल्स निकलते हैं। यहां से आप लाइट का सोर्स ऑन करो तो यहां से कॉर्पसेल्स निकलते हैं गोलियों की तरह, इधर उधर 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 ये भागते हैं। और इन्होंने यहां से बताया कि लाइट जब ट्रेवल करेगी, ध्यान से सुनना, इन्होंने बताया जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर में तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब तो हम जानते हैं ना, रेयर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में बताया गया था कि लाइट की स्पीड बढ़ जाती है जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। न्यूटन की अथॉरिटी थी उस समय, क्योंकि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो सब समझते थे यही सही है, यही ठीक है, यही सही होगा। लेकिन 1678 में एक और फिजिस्ट आए, क्रिश्चियन हाइजन, और इन्होंने दिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट एक वेव है, ये वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है, ये वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है। और इन्होंने यहां से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में भी एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने बड़े अच्छे तरीके से। न्यूटन ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में कॉर्पसेल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन 1678 में हाइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट से लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके इन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, जैसे इसमें किया गया था। इन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अब दुनिया में एक बात चलने लगी, भाई सही कौन है? हाइजन की वेव थ्योरी, लाइट एक वेव है, या लाइट कॉर्पसेल से बनी है? फिर से क्योंकि न्यूटन की अथॉरिटी थी तो दुनिया इनकी बात को मानने को तैयार नहीं थी, हाइजन की बात को, क्योंकि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉज ऑफ मोशन दिए, तो इन्हीं की बात चलती थी। क्योंकि कोई एविडेंस भी नहीं दे पाए हाइजन, तो इनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर लाइट अगर एक वेव थी तो वेव को आगे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। फिर सन से लाइट हम तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है। अगर लाइट एक वेव है तो वेव को आगे चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो सन से यहां तक लाइट कैसे पहुंचती है? क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है। ठीक, तो इनकी बात कोई मानने को तैयार था ही नहीं। लेकिन इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट से लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। ये हम पढ़ेंगे, यही पढ़ने वाले हैं पहले, यही टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में, हाइजन प्रिंसिपल। ठीक, अच्छा, फिर इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में दिया कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ध्यान से सुनो, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में क्या है? कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में लाइट जब रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हाइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में बताया कि लाइट जब ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर में तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर 1850 में जब फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, 1850 में फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि लाइट की स्पीड कम होती है रेयरर से डेंसर में जाने में।
फिर इनकी बात सही लगी हाइजन की, ठीक है। लेकिन 1850 से पहले भी कुछ हुआ। 1801 में एक और फिजिस्ट आए, थॉमस यंग, जिन्होंने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक भी आएगा हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में। 1801 में इन्होंने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। फिजिक्स के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो 1801 में किया गया। और यहां से इन्होंने एक फिनोमिनन को नेम दिया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पढ़ेंगे इसमें वेव ऑप्टिक्स के अंदर। यहां पे थॉमस यंग ने बताया कि लाइट और लाइट मिलके डार्क बना सकते हैं, लाइट और लाइट मिलके अंधेरा कर सकते हैं। ऐसा कैसे, पढ़ेंगे इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, बड़ा मजा आएगा। तो यहां से लाइट और लाइट मिलके डार्क बना रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। अब लगने लगा लाइट एक वेव हो सकती है। हाइजन ने तो बस एक थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जहां से उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव किया, ठीक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ 1801 में, जहां से पता चला कि लाइट वेव हो सकती है, क्योंकि लाइट और लाइट मिलकर डार्क बना रहे थे, तो लाइट एक वेव हो सकती है, वेव भी ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर भी अभी कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वेव को आगे चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट हम तक जो आ रही है वो वैक्यूम से आ रही है। फिर 1865 में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 1865 में मैक्सवेल ने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको आगे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको आगे चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो यहां से अब पता चला कि लाइट आगे कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और लाइट ऐसे आगे बढ़ती है। तो ये सब कहानी चली, तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं कुछ लॉ बनाने में, ठीक, ऐसे कहानी चली। इसकी आगे की कहानी वो आगे के चैप्टर हैं, लेकिन ये चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हमको यहां से चलना है 1678 से। फिर 1801 में जो हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर वहां पे आएंगे, फिर हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, लेकिन स्टार्ट करेंगे यहां से हाइजन प्रिंसिपल से। चलिए स्टार्ट करें। फिर इसके आगे बहुत सारी कहानियां हैं भाई लाइट से रिलेटेड, वो आता रहेगा आगे, जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। यहां से चलते हैं। तो हाइजन ने दिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजन के अकॉर्डिंग लाइट एक वेव थी, तो अगर लाइट एक वेव है तो आगे कैसे बढ़ती है लाइट, ये वेव आगे कैसे बढ़ती है, तो उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या होती है, पहले इससे चलेंगे। लिखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक वेव फ्रंट। हाइजन प्रिंसिपल समझना है, उसके लिए पहले वेव फ्रंट को समझना पड़ेगा। तो लिखिए इसमें पहले वेव फ्रंट, अच्छे से देखना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। हाँ बिल्कुल, लोकस ऑफ, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं। लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस, लोकस कलेक्शन, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which at any instant, which at any instant are vibrating in the same phase, in the same phase। तो वेव फ्रंट क्या है, इट इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वेव फ्रंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप पानी में पत्थर डालो, तो जब आप पानी में ऐसे स्टिल वाटर है उसमें पत्थर डालो, तो आप उसको डिस्टर्ब करते हो बीच में, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, चारों तरफ वो डिस्टर्बेंस बढ़ता है। भाई बीच में पानी है, स्टिल वाटर है, आराम से था पानी, आपने उसको पत्थर डाला, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, एक डायरेक्शन में बढ़ता है नहीं, चारों तरफ वो डिस्टर्बेंस बढ़ता है। अगर आप उस डिस्टर्बेंस की एक पिक्चर लो, तो यहां पे आपने पत्थर डाला, आप उस डिस्टर्बेंस की पिक्चर लो, तो यहां पे आपने इस पत्थर डाला था, वहां से इक्वल डिस्टेंस में जो पार्टिकल्स होंगे, इक्वल डिस्टेंस में, यहां से इक्वल डिस्टेंस में जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे, कहीं पे होंगे, ठीक। हमने लिया कि वो ऊपर है, ऐसे ऊपर मतलब समझ लो, देखो पत्थर डालो ना, ऐसे ऊपर होंगे कुछ पार्टिकल्स, उससे एक, देखो जहां पे आपने पत्थर डाला वहां से इक्वल डिस्टेंस में सपोज पार्टिकल्स ऊपर है, ऐसे, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पार्टिकल्स नीचे होंगे,
ठीक, ऐसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा होगा, कुछ पार्टिकल्स मतलब वाटर के, है ना, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, फिर इससे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ ऊपर होंगे, फिर इससे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ नीचे होंगे। इसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं, ऐसे डॉटेड लाइन। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आपने पानी में स्टिल वाटर था, आराम से था, बीच में पत्थर डाल दिया, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है चारों तरफ। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने कहा इससे इक्वल डिस्टेंस में जो पार्टिकल हैं, ये वाले इक्वल डिस्टेंस वाले, ये डिस्टेंस वाले, सपोज 1 मीटर पे, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर है, सारे पार्टिकल ये सारे पार्टिकल ऊपर है, ठीक। उससे 2 मीटर पे, 1 मीटर पे तो सारे पार्टिकल ऊपर हैं, 2 मीटर पे, यहां से 2 मीटर पे सब पार्टिकल्स नीचे गए हुए हैं। तो यहां ये क्या आगे बढ़ रहा है, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, और इस पैटर्न को कहते हैं वेव, इसको वेव कहते हैं। तो अगर वेव यहां पे ड्रॉ करें तो ये वाले ऊपर हैं, ये नीचे हैं, ये ऊपर हैं, ये नीचे हैं, समझे? ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। अब इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब ऊपर हैं। इक्वल डिस्टेंस पे जहां पे जो हमारा सोर्स है, ये सोर्स हो गया, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब ऊपर हैं, सब के सब ऊपर हैं। फिर 2 मीटर वाले जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं यहां पे, वो सब के सब नीचे हैं। फिर हम इसको अगर डिस्टर्ब करते रहे, हम एक लकड़ी ला जाए और बार बार यहां पे इसको डिस्टर्बेंस देते रहे, तो ये वाले जो पार्टिकल हैं 1 मीटर पे, 1 मीटर पे जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं, ये ऐसे ऊपर, फिर एक साथ ये नीचे जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर आएंगे, ऐसे ये ऐसे होते रहेंगे ना। इक्वल डिस्टेंस पे जो हैं, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ऊपर आएंगे। हम बार बार डिस्टर्ब करने पे लगे पानी को बीच में, तो सोर्स, ये सोर्स हो गया, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऐसे। तो हम कहेंगे ये सारे पार्टिकल्स फेज में है। किस में है? फेज में। ये सारे पार्टिकल्स फेज में है। अगर टेक्निकल टर्म्स में और देखें इसको, तो ये ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, तो इसका फेज अभी कितना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका फेज है π/2। ये वेव चलती है ना ऐसे, ये ऐसे, तो फेज कितना है π/2, इसका फेज कितना है π/2, इसका फेज कितना है π/2, सबका फेज क्या है π/2, सबका फेज सेम है, ठीक। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो, एक साथ ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ठीक। तो ये सेम फेज में है। एक सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो सब सेम फेज में हैं, ठीक। और जो भी पार्टिकल सेम फेज में हैं, जो भी पार्टिकल सेम फेज में है, अगर हम उसकी एक सरफेस बना दें, एक सरफेस बना दें, तो वो सरफेस को हम नेम देंगे वेव फ्रंट। क्या नेम देंगे? वेव फ्रंट। तो यहां पे जब हमने यहां पे डिस्टरबेंस दिया, जब यहां पे हमने डिस्टर्ब किया वाटर को, तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है, एक दीवार आगे बढ़ रही है ऐसे, ये वेव फ्रंट, ये ऐसे इधर, समझ रहे, ये वेव फ्रंट बढ़ रही है ऐसे, ये वेव फ्रंट देखो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ये तो सर्कुलर फॉर्म में। अब हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, अभी ये तो वाटर की बात कर रहा था मैं समझने के लिए, लेकिन अब ये लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है हमारे पास। हमने यहां पे इसको ऑन किया, ठीक, लाइट दी। अब देखो जो भी पॉइंट्स यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना हमने, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स है, लाइट वाला, ठीक है। तो वाटर की बात की, अब लाइट पे आ जाते हैं जो हमको पढ़ना है। तो यहां पे पॉइंट सोर्स है, हमने यहां पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, मतलब इस पॉइंट सोर्स को ऑन किया, लाइट देने लगा। तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो भी पार्टिकल्स इस पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, वो सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, सब सेम फेज में होंगे। और अगर हम उनकी एक सरफेस बना दें, तो सरफेस को हम क्या नेम देंगे? वेव फ्रंट। क्या नेम देंगे? वेव फ्रंट। तो वो सरफेस कैसी आएगी पॉइंट सोर्स के लिए? पॉइंट सोर्स, बहुत छोटा सोर्स, पॉइंट सोर्स है हमारे पास। तो इससे इक्वल डिस्टेंस में कौन से पार्टिकल्स हैं देखते हैं। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, एक इक्वल डिस्टेंस में ये पार्टिकल, यहां पे इसके टिप में ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इन सब पार्टिकल को ज्वाइन करके, इन सब पार्टिकल का जो कलेक्शन है, इसको ज्वाइन कर दो, एक सरफेस बना दो। तो कैसी सरफेस यहां पे आएगी? सोचो, इक्वल डिस्टेंस में जो भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में, और जो भी पार्टिकल सेम फेज में उनकी एक सरफेस बना लो। तो कैसी सरफेस आएगी? स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको कहेंगे वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स कैसी वेव फ्रंट बना रहा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हाइजेन ने कहा कि लाइट आगे ऐसे वेव फ्रंट की फॉर्म में बढ़ती है। तो अगर यहां पे पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बना रहा है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट आपकी तरफ आ रही है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की दीवार आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रही है।
कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में लाइट कैसे आगे बढ़ती है? कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में, जैसे गोलियां चल रही हो ऐसे कॉर्पस्कल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहां पे हाइजन ने क्या बताया कि लाइट आगे कैसे बढ़ रही है? वेव फ्रंट के फॉर्म में, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये ऐसे आ रही है आगे की तरफ। तो समझ गए क्या है वेव फ्रंट? Wavefront is locus of all the particles of the medium which at any instant are vibrating in the same phase. Same phase का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे वाटर में इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस में जो भी पार्टिकल्स थे वो एक साथ ऊपर और नीचे जा रहे थे, तो ये सब सेम फेज में, या यहाँ से देखें तो सब π/2 फेज में। ठीक हो गया? तो लाइट की बात करें, ये पॉइंट सोर्स है, जो भी पार्टिकल इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे वो सब सेम फेज में होंगे। अगर मीडियम एक ही है तो, अगर मीडियम एक ही है तो जो भी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होंगे हमारे सोर्स से वो सब सेम फेज में होंगे। और अगर एक सरफेस बना दे उन पार्टिकल्स पे जो सब सेम फेज में है तो वो होगी वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए कैसी वेव फ्रंट आई? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ऐसे ही वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है, हाइजन का ये कहना था। खैर यहां तक समझ में आ गया, वेव फ्रंट क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा और यहां से समझ लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। देखो यहां पे हमारे पास सोर्स है, वाटर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे हमने ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहां पे हमने कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर धक्का लगेगा। जब यहां पे हमने डिस्टर्ब किया वाटर को तो कोई पार्टिकल यहां दूर है तो उस पर धक्का लगेगा, यहां पे कोई है उस पर भी धक्का लगेगा। मतलब एनर्जी आगे पहुंची है, एनर्जी आगे ट्रेवल की है। यहां पे कोई पार्टिकल है, जब हम यहाँ पे अभी वो भी आराम से था, स्टिल वाटर था, वो पार्टिकल कोई कागज का टुकड़ा रख लो, ठीक है, वो यहां पे था, आराम से था। जैसे ही हमने यहां पे डिस्टर्ब किया, ये कागज का टुकड़ा इधर मूव करने लगा, धक्का लगा इस पे, मतलब ये एनर्जी यहां आगे पहुंची, ये एनर्जी यहां भी पहुंचेगी, ये एनर्जी यहां भी पहुंचेगी, ये एनर्जी यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी, चारों तरफ ये एनर्जी पहुंचेगी। ठीक, ऐसे ही लाइट सोर्स में भी होगा, लाइट के साथ भी होगा। ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, जैसे ही हमने लाइट दी तो ये एनर्जी चारों तरफ इसने पहुंचाई। ये हमारे पास पॉइंट सोर्स, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स, ये मेरे साथ में, तो ये एनर्जी यहां भी पहुंची, एनर्जी इसने यहां भी आगे पहुंचाई, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों तरफ इसने एनर्जी पहुंचाई। और हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी, इसको क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? रे ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट सोर्स है, इसने एनर्जी यहां भी पहुंचाई, यहां भी पहुंचाई, यहां भी पहुंचाई। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है। और वेव फ्रंट कैसी है? इसके लिए पॉइंट सोर्स के लिए कैसी वेव फ्रंट आएगी? कैसी वेव फ्रंट आएगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, जिसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है, समझ गए ना? एक बार फिर समरी देखें। पॉइंट सोर्स कैसी वेव फ्रंट बना रहा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है, हाइजन का ये कहना था। ठीक है, हमने वाटर के एग्जांपल से देखा कि वेव फ्रंट क्या होती है, फिर हमने ये भी देखा कि एनर्जी चारों तरफ बढ़ती है। ऐसे ही लाइट सोर्स में भी होता है, ये पॉइंट सोर्स से एनर्जी चारों तरफ फैला रहा है, ये एनर्जी चारों तरफ आगे भेज रहा है। और जो डायरेक्शन है एनर्जी के प्रोपेगेशन की, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसको लिख ले यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसको मैं हटा देता हूं, ये सेम फेज में। अब लिखिए यहां पे, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसको लिखिए एक पॉइंट बना के, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। ठीक, समझ गए ना इतना? अब आगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप्स की होती है? इसको मैं हटा देता हूं पहले। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट लिखिए, बहुत इजी है वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कितने टाइप्स की होती हैं वेव फ्रंट? क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क में आ सकता है कि वेव फ्रंट का सोर्स कौन है, इस वेव फ्रंट का सोर्स कौन है, अभी आएगा समझ में। देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स कौन है? पॉइंट सोर्स, जैसा मैंने अभी बताया, पॉइंट सोर्स।
स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स है पॉइंट सोर्स। ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है। देखो अगर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए पहले रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर लो और रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना लो। तो ये पॉइंट सोर्स है, ये कैसी रेज भेजेगा, ऐसे। रेज क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ऐसे बढ़ेगी ना आगे, ये रेज है। अब रेज के परपेंडिकुलर, इन रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगी, तो कैसी वेव फ्रंट बनेगी इसके लिए, ये पॉइंट सोर्स है। रेज ये तो 2 डायमेंशन में दिख रहा है ना, रेज ये 3 डायमेंशन में भेज रहा होगा, इधर 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 चारों तरफ, ठीक। सभी 6 डायरेक्शन में भेजेगा। 6 डायरेक्शंस में पॉइंट सोर्स एनर्जी भेजेगा। सर 6 डायरेक्शन कहां होती है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारी डायरेक्शंस में ये एनर्जी भेजेगा। तो रेज सभी 6 डायरेक्शंस में, और इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगी। कैसी परपेंडिकुलर चॉइस क्या बनती है कि स्फेरिकल बनानी पड़ेंगी वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट हो गई स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक। तो ये पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये एरो वाली नहीं है भाई वेव फ्रंट। ये एरो क्या है, रे ऑफ लाइट, जो कि परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। तो ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स कौन है, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स कैसे सर, हमारे पास ये ऐसे लीनियर सोर्स है, ठीक। तो ये लाइट कैसे आगे भेजेगा, रेज कैसे होंगी इसके लिए, इसके लिए रे ऑफ लाइट होगी। ये लीनियर सोर्स है, रे ऑफ लाइट होगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसके अलावा इधर से भी ऐसे ऐसे, ये समझ रहे हो। ये हमारे पास लीनियर सोर्स, इसके लिए रेज कैसी होंगी, इधर भी होगी 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 इधर भी होगी, नहीं समझ में आया। ये लीनियर सोर्स है, तो रेज इधर भी 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 सब। तो रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना लो। तो कैसी वेव फ्रंट इसके लिए आ रही है, ये रेज हो गई ना ऐसे, ये ऐसे रेज हो गई, ठीक। तो कैसी चॉइस बनती है, स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल बना लोगे तो सभी रेज स्फीयर के परपेंडिकुलर नहीं आएंगी, ठीक है। तो कैसी चॉइस बनती है अगर रेज ऐसी हैं, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये ऐसे। तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसी आ गई, लीनियर सोर्स के लिए लीनियर सोर्स कैसी वेव फ्रंट बनाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक। समझ गए ना, ऐसा है ये ऐसा है, मैं यहां पे भी कर लेता हूं, ये ऐसे, ये है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये ऐसे आगे बढ़ रही होंगी। थर्ड टाइप की वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे कैसी रेज आती है, पैरेलल। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, रेज कैसी आती है, पैरेलल रेज आती हैं। ऐसे यहां से बहुत सारी रेज आ रही हैं, ऐसे लाइंस आ रही हैं, ऐसे समझ लो, यहां से एक इधर एक इधर एक इधर। तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसी बन सकती है, स्फेरिकल नहीं, फिर परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी रेज। एक ही चॉइस बनती है कि ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, ये, ठीक। नहीं आया समझ में। सोर्स जो इंफिनिटी पे होगा वो कैसी रेज भेजेगा, पैरेलल रेज। वेव फ्रंट कैसी आती है, रेज के परपेंडिकुलर। तो यहां से इधर यहां से इधर यहां से इधर रेज आनी है, तो वेव फ्रंट कैसे बनानी पड़ेगी, इसके परपेंडिकुलर। कैसे ऑप्शन बनता है, स्फेरिकल बना सकते हो क्या, नहीं। स्फेरिकल बनाओगे तो रेज परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी वेव फ्रंट के। एक ही चॉइस बनती है, ऐसे प्लेन बना लो। अगर रेज इधर के लिए आ रही हैं, रेज इधर के लिए, ये है ना रेज, ऐसे ये समझ लो, ये 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो एक ही चॉइस बनती है, ऐसे प्लेन बना लो, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। प्लेन वेव फ्रंट, समझ गए, ये है। तो हमारे पास 3 टाइप्स की वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसका सोर्स है पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जिसका सोर्स है लीनियर सोर्स, और हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट जिसका सोर्स है सोर्स एट इंफिनिटी। इतना समझ गए। तो वेव फ्रंट क्लियर हुआ। अब आते हैं हाइजेन प्रिंसिपल पे, ठीक है। इन्होंने बताया कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है, लेकिन आगे कैसे बढ़ती है। अगर ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इसकी वेव फ्रंट ये है, तो न्यू वेव फ्रंट कैसी होगी, इसके बाद की वेव फ्रंट कैसी होगी। तो अब आता है हाइजेन प्रिंसिपल। अब ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं। ये हो गया था, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। लिखिए अब हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेन प्रिंसिपल अब इंपॉर्टेंट है भाई जो आ रहा है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखिए हाइजेंस प्रिंसिपल, इसको भी लिख लेते हैं पहले। ईच पॉइंट on the wave front, each point on the wave front, हाइजेन प्रिंसिपल ये बताएगा वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ती है। ये देखेंगे हम यहां से,
तो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। देखो, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। कैसे? ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स हो गया, पॉइंट सोर्स। ठीक, ये वेव फ्रंट बना रहा है ऐसे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो अपने आप में सोर्स हैं। देखो, हमारे पास ये है प्राइमरी सोर्स। ठीक, ये ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। अब इस वेव फ्रंट में हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होंगे, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। मतलब इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो अपने आप में सोर्स है। प्राइमरी सोर्स तो हमारा ये है, मेन सोर्स तो ये है, लेकिन इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो अपने आप में सोर्स हैं, वो सब सेकेंडरी सोर्स हैं। सेकेंडरी इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक, अब क्या होगा? एंड सेकेंडरी वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave, एक बार फिर, ये प्राइमरी सोर्स यहां इसने बनाया, पॉइंट सोर्स है, इसने बनाया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट हैं इस वेव फ्रंट में वो सब अपने आप में सोर्स हैं, वो सब अपने आप में सेकेंडरी सोर्स हैं। ठीक है, एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, इनसे सेकेंडरी वेवलेट निकलती हैं, एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ वेव। यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकलती हैं, और किस स्पीड से? जो वेव की स्पीड होगी, उसी स्पीड से यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकलती हैं। फिर से, ये प्राइमरी सोर्स, ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट इसमें हैं वो अपने आप में सोर्स हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ओके, यहां से जो वेवलेट निकलती है वो सेकेंडरी वेवलेट उनको बोलते हैं। तो यहां से ये अपनी वेव बनाएगा, ये फिर से ये अपने आप में सोर्स है, तो ये फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये भी बनाएगा, जितने भी पॉइंट इसमें सब बनाएंगे, ये। ठीक, ये सब फिर से वेव फ्रंट बनाएंगे। समझ गए? ये ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पहले एक बार फिर, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट में, ये प्राइमरी सोर्स, ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट इस वेव फ्रंट में हैं वो अपने आप में सोर्स हैं। वहां से जो वेवलेट निकलेंगे उन वेवलेट को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। ये सेकेंडरी वेवलेट है, ठीक है। इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ फैलती है, विद द स्पीड ऑफ वेव, किस स्पीड से? जो वेव की स्पीड होगी, और ये वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट। इतना समझ गए? अब देखो आगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे और भी है। एक कॉमन टेंजेंट इन सेकेंडरी वेवलेट्स, एक कॉमन टेंजेंट बना लो इसमें, इन सेकेंडरी वेवलेट्स, एक कॉमन टेंजेंट इन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। अब इन पे कॉमन टेंजेंट बना लो, कॉमन टेंजेंट, ये बन गया कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड प्राइमरी सोर्स है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक कॉमन टेंजेंट बना लो, ये बना लिया, ये कॉमन टेंजेंट है। ये कॉमन टेंजेंट क्या देता है? कॉमन टेंजेंट इन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। ये हमारे पास न्यू वेव फ्रंट आ गए, ये बाहर जो है। ठीक, तो बेसिकली हाइजन प्रिंसिपल एक कंस्ट्रक्शन है कि भाई नई वेव फ्रंट कैसी होगी। एक वेव फ्रंट आपको दी है, न्यू वेव फ्रंट बनाओ, तो उसको बनाने का तरीका है ये। ठीक है, एक बार फिर से, प्राइमरी सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, हमने कहा इसके बाद की वेव फ्रंट बनाओ भाई, तो हमने क्या बोला? हमने नहीं, हाइजन ने क्या बोला? हाइजन ने बोला कि जितने भी पॉइंट इस वेव फ्रंट में होंगे वो सब अपने आप में सोर्स हैं, उनको सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, इनसे जो वेवलेट निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ फैलती हैं, किस स्पीड से? विद द स्पीड ऑफ वेव।
अगर इन पे एक कॉमन टेंजेंट बना दे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हमें न्यू वेव फ्रंट देता है। ठीक, अब और थोड़ा इसमें अंदर चलते हैं। भाई न्यू वेव फ्रंट हमें टाउ टाइम के बाद बनानी है, तो वह कैसी होगी देखो। अब थोड़ा और इसमें हम अंदर चलें। ये हमारे पास सोर्स है, ठीक, इससे हमने ये ऐसे पॉइंट सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का हमने एक आर्क लिया, एक छोटा सा पार्ट। स्फेरिकल वेव फ्रंट तो पूरी स्फेरिकल होगी ना, हमने छोटा सा पार्ट लिया। हमने कहा इसके बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो, इसके बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ये तो हमारे पास प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, हमने कहा इसके बाद की वेव फ्रंट, दूसरी वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो क्या है, हमने कहा टाउ टाइम के बाद की, कितने टाइम के बाद की, टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या कर रहे हैं। ठीक, सपोज वेव की स्पीड है, वेव आगे चल रही है, वेव की स्पीड है v, वेव की स्पीड क्या है, v स्पीड है। ठीक, टाउ टाइम के बाद वेव कितना आगे चली जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना वेव कितना आगे निकल जाएगी टाउ टाइम के बाद, v टाउ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वेव की स्पीड क्या है, सपोज v है, हमने कहा टाउ टाइम के बाद वो कितना आगे निकल जाएगी, v टाउ आगे निकल जाएगी। ठीक, जो वेव की स्पीड होगी, सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड भी वही होगी, जो सेकेंडरी वेवलेट निकल रहे हैं उनकी स्पीड भी वही होगी। अब वापस आते हैं, हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है, हमने कहा टाउ टाइम बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो। कितने टाइम बाद की, टाउ टाइम बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ठीक, हमने कहा वेव की स्पीड है v, तो वेवलेट्स की स्पीड भी क्या होगी, v होगी। और वेवलेट कितना आगे निकल जाएंगी टाउ टाइम के बाद, वेवलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगी, v टाउ। तो v टाउ जितना डिस्टेंस वो आगे निकल गई, v टाउ का रेडियस का, v टाउ का एक रेडियस लीजिए, स्फीयर का एक रेडियस कितना लेना है आपको, स्फीयर का रेडियस आपको v टाउ लेना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, एक बार फिर से बता दूं। ठीक, आपको टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, वेव की स्पीड है v, तो वेव कितना आगे निकल जाएगी टाउ टाइम बाद, v टाउ। वेवलेट्स की स्पीड भी यही होती है v, तो वेवलेट कितना आगे निकल जाएंगी टाउ टाइम के बाद, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो v टाउ आगे निकल जाएंगी। अब v टाउ जो है डिस्टेंस i, स्फीयर का इतना रेडियस लेना है। ठीक है, एक जो वेवलेट आप ड्रॉ करोगे, जो स्फेरिकल वेवलेट्स आप ड्रॉ करोगे, उनका रेडियस कितना लेना है, v टाउ। तो v टाउ रेडियस लेके यहां से एक आर्क ड्रॉ करो, उस आर्क का रेडियस कितना, उस स्फीयर का रेडियस कितना, v टाउ। ठीक, जितना डिस्टेंस आगे निकल गई वेव। फिर से यहां पे भी चले जाओ, क्योंकि सारे पॉइंट वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब अपने आप में सोर्स हैं, और यहां से वेवलेट निकलेंगी किस स्पीड से, जो वेव की स्पीड होगी। तो टाउ टाइम के बाद वेवलेट कितना आगे निकल गई होंगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इतना रेडियस लेना है स्फीयर का, और आर्क बनाते जाओ ऐसे। v टाउ का आप रेडियस ले लो, आर्क बनाते जाओ, रेडियस ले लो, पूरा स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आर्क बनाते जाओ। पूरा स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोटे छोटे आर्क बनाते जाओ ऐसे v टाउ के। ये भी v टाउ का, यहां से भी ले लिया v टाउ का, यहां से भी ले लिया v टाउ का, यहां से भी ले लिया v टाउ का। ठीक, ये v टाउ का आपने v टाउ रेडियस का स्फीयर ले लिया और आर्क बनाते गए ऐसे। अब इस पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये आपकी वेव फ्रंट आ गई टाउ टाइम के बाद। समझ में आ गया तरीका ड्रॉ करने का। ठीक है, इसको मैं प्लेन के लिए भी बताता हूं। ये प्लेन वेव फ्रंट है ऐसे। अब बोला क्या भाई टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो, सोर्स इधर है आपका। ठीक, प्राइमरी सोर्स इधर है, टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ये प्लेन वेव फ्रंट है, टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है। कितने टाइम बाद की, टाउ टाइम। तो टाउ टाइम में, इतने टाइम में, टाउ कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स। ठीक है, टाउ एक जनरल लिया। ठीक, इतने टाइम में वेव कितना आगे निकल जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v टाउ आगे निकल जाएगी, और वेवलेट्स जो यहां से निकल रही होंगी वो भी v टाउ आगे निकल जाएंगी। ठीक है, तो तरीका क्या है, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट गिवन है, आपको बोला गया, ये थोड़ा सीधी नहीं बन रही है, प्लेन वेव फ्रंट गिवन है, आपको टाउ टाइम बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, इधर प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको स्फीयर का रेडियस कितना लेना है, जितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी वेव, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v टाउ का रेडियस लीजिए। ठीक है, v टाउ का आर्क लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v टाउ का, और यहां से ऐसे स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे आर्क बनाओ। ठीक, यहां से ऐसे
यहां से रख के ऐसे, क्योंकि जितने भी पॉइंट वेव फ्रंट है वो सब अपने आप में सोर्स हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। लेकिन सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस कितना होना चाहिए, जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये ऐसे बनाएंगे। और फिर इसका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक, तो ये आपके पास वेव फ्रंट आ गई। कितने टाइम बाद की, टाउ टाइम बाद की वेव फ्रंट आ गई। ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, वी टाउ। समझ गए क्या है ड्रॉ करने का तरीका। ठीक, अब ये तो देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात तब होगी, ये तो मीडियम एक ही है। सपोज इस वेव फ्रंट का इतना पार्ट दूसरे डेंसर मीडियम में चले जाए, ठीक है ना, नहीं आया समझ में, ये तो ठीक है ना, मीडियम एक ही है तो इस वेव की स्पीड भी वी रहेगी, तो ये प्लेन ऐसे मिली आपको वेव फ्रंट। ठीक, लेकिन हो सकता है भाई ये दूसरा डेंसर मीडियम आगे आ जाए, यहाँ ठीक है, यहाँ रेयर मीडियम चल रहा है और अचानक से यहाँ नीचे इतना नीचे डेंसर मीडियम आ जाए। अगर डेंसर मीडियम आ जाएगा तो वेव की स्पीड कम हो जाएगी, वेव की स्पीड कम हो जाएगी तो आपको ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे तिरछी कहीं आ जाएगी, ऐसे। ठीक, नीचे से डेंसर मीडियम आ गया तो वेव की स्पीड कम हो गई, वेव की स्पीड कम हो गई तो ये वाले आर्क आपको छोटे बनाने पड़ेंगे। ठीक, कम रेडियस के स्फीयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, वी इंटू टाउ, वी कम हो गया तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, वेव फ्रंट वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इधर नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे डेंसर आ गया। ये आगे समझ में आएगा जब हम करेंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मतलब जब हम जाएंगे उस पार्ट पे कि कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया हाइजन ने वेव थ्योरी से, तो फिर ये सब आपके पास आएगा। नीचे डेंसर मीडियम आ गया, ये वेव फ्रंट चल रही थी, रेयर मीडियम था, एक ही मीडियम था, ठीक है, नीचे डेंसर मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम आ गया तो वेव की स्पीड कम हो गई, तो जो आप स्फीयर बनाओगे वो कम रेडियस का होगा, वी कम हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू वी टाउ, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो ये ऐसे पीछे छूट जाएगा ये वाला पार्ट, तो ऐसे। ठीक, वो आएगा आगे तब क्लियर हो जाएगा। खैर इतना समझ में आ गया आपको हाइजन प्रिंसिपल क्या है। एक बार फिर से, क्या है हाइजन प्रिंसिपल, जितने भी पॉइंट वेव फ्रंट में होंगे वो सब अपने आप में सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स, या इसको बोलें सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और इनसे जो वेवलेट निकलेंगी उनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। वो किस स्पीड से आगे निकलती हैं, जो वेव की स्पीड होगी। अगर उन सेकेंडरी वेवलेट पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या देती है, न्यू वेव फ्रंट। तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपके पास एक वेव फ्रंट है, आपको टाउ टाइम के बाद की वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो आपको जो स्फीयर ड्रॉ करने हैं उनका रेडियस कितना लेना है, जो आर्क ड्रॉ करने हैं वो कितना रेडियस का लेना है, जो स्फीयर ड्रॉ करना है वो कितना रेडियस का लेना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी वेव आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, वी टाउ। तो वी टाउ की रेडियस का, वी टाउ की रेडियस का आपको स्फीयर ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक कॉमन टेंजेंट बना दो, मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम बदल जाए, भाई यहां नीचे मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया तो स्पीड बदल गई, स्पीड बदल गई तो जो आपको अब स्फीयर लेना है उसका रेडियस कम करना पड़ेगा। सपोज पहले एयर था, दूसरा वाटर आ गया, तो अब जो आपको रेडियस लेना है स्फीयर का, अगर नीचे से वाटर आ जाए, डेंसर मीडियम आ जाए, तो आपको जो रेडियस लेना है स्फीयर का वो कम लेना पड़ेगा। ठीक, क्या आ जाएगा आगे समझ में। खैर इतना क्लियर हुआ क्या करना है, कैसे न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, ये बात समझ में आ गई। हाइजन प्रिंसिपल में इतना ही, बाकी देखेंगे हम कैसे हाइजन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।